कि कैंसर के अगेंस्ट एक तरह का वैक्सीनेशन है कि कैंसर दोबारा वापस Relapse ना। क्या होता है, कैंसर के को चांस मिल जाता है ग्रो करने का। अच्छी बात ये है कि ऐसे कल्चर मीडियम्स डेवलप हो गए जो आपकी पूरी बॉडी को मिमिक करते हैं। लेजेंड्स ये हैं, ट्यूबर जो है वो बेसिकली लाइफलेस फॉर्म है, खाली प्रोटीन है। इस तरह से वो जंप स्टार्ट होता है प्रोसेस ऑफ कैंसर के लिए। और मैं तो कर रहे हैं, लेकिन अब अगर यहाँ रोक लिया ना या रोक देते हैं तो फिर बीमारी वापस भी आ जाती है, रिलैप्स हो जाती है। जी, कैंसर, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, 3 बीमारियों पर मेरी रिसर्च चल रही थी। जब मैं कैंसर वार्ड जाती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, कभी कभी मुझे रोना भी आया है और अक्सर मैं बाहर नहीं आके रोती थी। Hello and welcome back to NH Talk Show, a show where we explore the world of health, wellness, and medical breakthrough. Today we will dive in one of the most critical healthcare challenges, cancer. You know, in India alone, there are 1.5 million cases that are registered every year, and sadly it claims 8.5 lakh lives annually. I have some figures with me which were published in March 2023 in ICMR that says that estimated number of cases of cancer in India for the year 2022 was found to be 14,61,421. In India, 1 in 9 people are likely to develop cancer in his or her life. And these are just numbers which are on the record. I'm sure कुछ ऐसे numbers भी होंगे जो कभी hospital या doctors के पास पहुंच ही नहीं पाते. Let me share some more insight to you. Lung cancer in males, breast cancers in females were the leading site cancers in that research that was done. आपको सुनकर हैरानी होगी क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं that the cancer is only diagnosed in older age people, but ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है. And let me tell you, in the age bracket of 0 to 14 years, lymphoid leukemia was the leading sites. And in boys it was 29.2%, whereas in girls it was 24.2. Incidence of cancer cases is estimated to be 12.8% more in 2025 than the current year. अगर इस समय इस साल हमारा हर साल का आंकड़ा 14.5 लाख है, तो अगर आप उसमें 13% और ऐड कर देते हैं तो by 2025 cancer cases which will be reported is going to be somewhere around 18 lakhs, which is a devastating statistics. Today we have one such leader, Dr. Sharmin Yakin, who is a visionary in cancer immunotherapy and a founder of Denvex Cancer Institute in India, and they've got various branches. So let's welcome Dr. Sharmin Yakin. Hello, Dr. Sharmin, and thank you so much for joining us today. Hello. To kick off the show, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बताएं कैंसर लोगों को एक सिंप्लीफाइड टर्म में कि कैंसर क्या है. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. इट्स आवर ऑनर मैम. कैंसर एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, एक डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस है. हमारे कंट्री में कैंसर काफी ज्यादा कॉमन है, इसका डिजीज बर्डन काफी ज्यादा है. कैंसर पूरी दुनिया में नंबर 2 किलर है और ये एक्सपेक्टेड है कि ये ओवरटेक करेगा हार्ट डिजीज को in the coming years. Number 1 killer disease is heart disease. Number 2 is cancer. And it is expected that cancer will overtake heart disease as the number 1 cause of killer. Okay. Cancer जो है almost roughly 13% deaths को contribute करता है. और ये जो पहले 12% करता था कुछ साल पहले, अब 13% कर रहा है. तो ये on a yearly basis कैंसर की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है. हमारे कंट्री में बहुत से कैंसर्स हैं जो बहुत कॉमन हैं और जिसपे बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग है लोगों की. कैंसर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उसका लेट डायग्नोसिस है. जो वेस्ट में आउटकम्स होते हैं कैंसर के वो डिफरेंट होते हैं हमारे कंट्री के मुकाबले में. हमारे कंट्री में प्रोग्रेस होना चाहिए कैंसर से रिलेशन में और कैंसर पे हमें बातचीत करनी चाहिए. ये एक बहुत डिस्ट्रेसिंग हैरोइंग एक्सपीरियंस है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है. हमारे यहाँ मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी काफी सिग्निफिकेंटली हाई है. इसके साथ साथ कैंसर इन इटसेल्फ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे अंदर से ही डेवलप होती है. यानी कि हमारा ही एक बॉडी का सेल जो रोग या औरी हो गया, इट हैज टर्न्ड बागी जिसको कहते हैं हिंदी में, खराब हो गया. और फिर उसके बाद ये सेल जो है आगे जाके पहले तो ट्यूमर की फॉर्म लेता है जिसमें कि ये मल्टीप्लाई करता है और एक स्टेज पे आके ये इन्वेजन शुरू कर देता है, यानी कि फिर ये मेटास्टेसाइज करता है, दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. इस स्टेज पर कैंसर ये कैंसर कहलाता है. इससे पहले इसको हम ट्यूमर कहते हैं. यही कैंसर की प्रॉपर्टी है
जो कि जानलेवा होती है। तो मैम हम थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि आपकी कैसे रुचि बनी टुवर्ड्स कैंसर और क्या आपका बैकग्राउंड है मैम? अच्छा, मेरा जो काम है वो कैंसर इम्यूनोथेरेपी पे है। हम्म। इम्यूनोथेरेपी एक फोर्थ मोडालिटी है कैंसर ट्रीटमेंट में। ये मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है और ये सर्जरी, रेडिएशन, कीमो के बाद दिया जाता है। ये इम्यूनोथेरेपी का रोल है बेसिकली कैंसर को प्रिवेंट करे इन द फॉर्म के रिलैप्स नहीं हो। बीमारी जब ऑलरेडी हो चुकी होती है तब इसका रोल शुरू होता है। जब ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स ले चुके हो पेशेंट तब इम्यूनोथेरेपी प्ले में आती है। Okay, so basically after their radiation therapy or chemotherapy जी। is over, जी। then immunotherapy comes. उसका आइडिया ये है कि इम्यूनोथेरेपी वर्क्स बेस्ट जब आप ट्यूमर लोड कम हो। तो इनिशियली जब पेशेंट को डायग्नोसिस होता है कैंसर से, सबसे पहले उसकी सर्जरी होनी चाहिए, रेडिएशन होना चाहिए, साथ में कीमो होना चाहिए। हम्म। कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी बेसिकली ट्यूमर लोड कम करने के लिए होता है कि बॉडी से ट्यूमर का लोड जो है वो कम हो जाए। फिर उसके बाद होता ये कि कुछ रेमनेंट सेल्स रह जाते हैं, यानी कि जो भी मेथड्स हम यूज कर रहे हैं ये फुल प्रूफ नहीं है पूरी बीमारी को रिमूव करने में। तो कुछ जो रेमनेंट सेल्स हैं उनके लिए इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छी होती है। इम्यूनोथेरेपी भी दो किस्म की होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनोथेरेपी। Okay. हम जो इम्यूनोथेरेपी करते हैं वो एक्टिव इम्यूनोथेरेपी होती है, यानी कि उनमें एक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सबसे पहले। तो ये पेशेंट के ही लाइव सेल्स होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं और इनके अंदर एक एडिशनल, तो एक तो ये ड्रग फॉर्म नहीं है, इट्स नॉट ए ड्रग। Okay. तो इसमें हमको बार बार रिपीट नहीं करना है और इसकी टॉक्सिसिटी भी सिग्निफिकेंटली कम होती है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है क्योंकि बॉडी के खुद के सेल्स हैं। तो बॉडी जो है वो सेल्स जो है हम उनको ट्रेन करते हैं आउटसाइड, पेशेंट के सेल्स हम डिराइव करके उन्हें ट्रेन करते हैं आउटसाइड द बॉडी और फिर उनको ट्रेन करके प्रोसेस करके उनको वापस उसी पेशेंट में डाल देते हैं। ओके। तो ये एक बहुत हाईली कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है और ये सेल बेस्ड ट्रीटमेंट है। सेल बेस्ड का मतलब इसमें लाइव सेल्स इन्वॉल्व है। लाइव सेल से एडवांटेज ये होता है कि एक तो इनमें मेमोरी होती है कि ये इवेंट को याद रखते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को हम डेंड्रिटिक सेल थेरेपी कहते हैं। इनको लूजली कैंसर वैक्सीन भी कहते हैं और वैक्सीन इसलिए कहते हैं क्योंकि कैंसर के अगेंस्ट एक तरह का वैक्सीनेशन है कि ये कैंसर दोबारा वापस रिलैप्स नहीं ना आए। हो। जी। तो ये मैम कितनी जल्दी, या रेडिएशन थेरेपी है जिसको भी कीमोथेरेपी हो रहा है, तो वो कितनी देर बाद इम्यूनोथेरेपी शुरू होती है? नहीं, ऐसा होता है कि पेशेंट्स जब भी हमारे पास आते हैं तो वो ऑलरेडी सर्जरी, कीमो, रेडिएशन करा के आते हैं और कभी कभी वो रेमिशन में होते हैं, कभी कभी वो रेमिशन में नहीं होते, यानी कि उनका डिजीज ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड है, यानी कि वो ऑलरेडी हैविंग सम सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज ऑलरेडी होता है उनके पास। ये डिपेंड करता है पेशेंट की चॉइस पर भी और फिर हमारी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है वो डिटरमिन करता है कि हम इनको किस स्टेज पर ट्रीटमेंट दें। तो कभी कभी जहां पर डिजीज लोड मैनेज नहीं हो सकता क्योंकि सबके लिए सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, कीमो भी इफेक्टिव नहीं हुई, मान लीजिए ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, ऐसी सिचुएशन में हम ट्रीटमेंट दे देते हैं उनको, इम्यूनोथेरेपी एडवाइस करते हैं ताकि उनका एक पैलेटिव कंट्रोल हो जाए। पैलेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि पेशेंट के जो साइंस और सिम्टम्स हैं, उनको जो तकलीफ है, जो डिस्ट्रेस है, वो कम हो जाए। पेशेंट का जो कंप्लेंट्स होती हैं, आपको पता है कैंसर एक पेनफुल बीमारी भी है, उसमें मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और पेशेंट के साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं जब आप इम्यूनोथेरेपी ऐड करते हैं। तो क्या है कि ओवरऑल पेशेंट को एक फीलिंग ऑफ बेटरमेंट होना लगता है, एक ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग आने लगती है। तो एक उस स्टेज पे भी करते हैं जहां पर पेशेंट रेमिशन में नहीं है और उस स्टेज पे भी दी जा सकती है जहां पेशेंट रेमिशन में। आइडियल ट्रीटमेंट या आइडियल स्टेज वही है जहां पर पेशेंट रेमिशन में हो, जब डिजीज लोड बिल्कुल मिनिमल हो, ताकि क्योंकि लाइव सेल्स हैं और सेल्स के लिए बर्डन बहुत ज्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा फाइट करेगा। तो जब छोटा टारगेट होता है तो उसको अचीव करना आसान होता है एज अपोज टू जब टारगेट बहुत बड़ा हो। तो मिनिमल रेसिडुअल डिजीज हो उस वक्त हमको इम्यूनोथेरेपी सेल बेस्ड, यस वी शुड स्टार्ट। तो आपने जैसे बताया कि आप उन्हीं की पेशेंट की बॉडी से ही सेल्स निकालकर फिर उसको दोबारा इंजेक्ट करते, तो वो प्रोसीजर क्या है मैम, वो कैसे होता है? ओके, सो बेसिकली हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, राइट। और इम्यूनोथेरेपी का मतलब हम इस इम्यून सिस्टम के पोटेंशियल को टैप कर रहे हैं। हमारी जो कैंसर के पेशेंट होते हैं और हमारे में क्या फर्क है, तो हम सब में कैंसर नहीं होता है। उसकी प्राइमरी वजह है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फंक्शनल होता है और वो इंटैक्ट होता है। हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली सेल्स जो है वो खराब होते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस,
वी आर गोइंग थ्रू म्यूटेशंस, और हमारा इम्यून सिस्टम ही है जो इसको चेक में रखता है और कंट्रोल करता है, यानी कि ये सेल्स आगे फ्यूचर में कैंसर नहीं डेवलप कर जाए। अनफॉर्चुनेटली कैंसर पेशेंट्स में ये जो प्रोसेस है ये मिसिंग है, तो इम्यून सिस्टम उनका इतना फंक्शनल नहीं है कि वो कैंसर के टारगेट को अटैक करे। तो इम्यून सिस्टम आप बोल रहे हो वीक हो जाता है? एग्जैक्टली, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम इतना अच्छा फंक्शन नहीं कर रहा है, रिकग्निशन की भी प्रॉब्लम है, मतलब इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा कैंसर के सेल्स को। ऐसे में क्या होता है, कैंसर के को चांस मिल जाता है ग्रो करने का, और जब कैंसर सेल्स ग्रो करते हैं तो फिर वो ऑब्वियसली वो फिर एक पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, एक चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं हमारे ट्रीटमेंट में, हम जो कि डेंड्रिटिक सेल बेस्ड ट्रीटमेंट है, उसमें हम बॉडी से, हम सबकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, सर्कुलेट ब्लड में WBCs होते हैं जो कि इम्यून सेल्स होते हैं। अब इन WBCs में एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है CD14 पॉजिटिव सेल्स, उनको हम निकाल लेते हैं थ्रू ब्लड जी। Okay. और हम उनको ड्रॉ करके, ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, पेरिफेरल ब्लड से निकालते हैं, जस्ट ऐसी जैसे आपका कोई टेस्ट करने के लिए आपको ब्लड निकालना होता है, सिमिलरली IV फॉर्म से आप जी ऐसी निकाल लेते हैं, ब्लड ड्रॉ कर लेते हैं। फिर वो ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है हमारी लैब में, और वो लैब में जाकर फिर वो उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है, जहाँ पर हमें डिजायर्ड जो पॉपुलेशन चाहिए सेल्स की वो हम निकालते हैं, और फिर उनको हम कल्चर करते हैं कल्चर मीडियम में। और अच्छी बात ये है कि ऐसे कल्चर मीडियम्स डेवलप हो गए जो आपकी पूरी बॉडी को मिमिक करते हैं, लाइक दे मिमिक जो आपके वहां पर बॉडी के अंदर चल रहा है, वैसे ही हम उनको बाहर लाके ग्रो कर सकते हैं, लैब में कर सकते हैं जी। Okay. इसको हम एक्स वीवो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बेसिकली वीवो का मतलब लाइफ, हमारी अपनी बॉडी का, और हम एक्स का मतलब हम बाहर, तो लाइफ की प्रोसेसेस को मिमिक कर रहे हैं। इस एक्स वीवो टेक्नोलॉजी से हम सेल्स को कल्चर करते, उसी एनवायरनमेंट में रखते हैं जिससे कि उन्हें पता, उनको कोई डिफरेंस नहीं लगे, कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं होता बल्कि बॉडी का ही एनवायरनमेंट होता है। उसी ग्रोथ मीडियम्स में कल्चर करते हैं, और फिर उसके बाद वंस दे आर कल्चर्ड, नाउ इज द स्टेज कि जहां पर हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग से मतलब ये कि हम उनको ट्यूमर एंटीजन से एक्सपोज करते हैं, ताकि ट्यूमर जो पेशेंट का ट्यूमर है उससे वो रिकग्निशन स्टार्ट हो जाए। तो ये जो एक डिफेक्ट था जो बॉडी में था, उसको हम बाहर लाके ठीक कर रहे हैं। तो आप वो बेसिकली डिजीज भी मिमिक कर लेते हैं इन द लैब? वेल इन अ वे यस, इसको लूजली कह सकते हैं, बट बेसिकली हम उसको रिकग्निशन दे रहे हैं कि ट्यूमर एंटीजेंस ये हैं। ट्यूमर जो है वो बेसिकली लाइफलेस फॉर्म है, खाली प्रोटीन है। तो सेल्स क्या करते हैं, जब ये सेल्स थोड़े से अभी इमेच्योर फॉर्म्स होते हैं जिनको हम डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं। डेंड्रिटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोसेसेस हैं, डेंड्राइट्स हैं। जब ये इमेच्योर होते हैं तब ये अपटेक करते हैं उस एंटीजन का, जिससे हम, जो कि हम उनको दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो प्रोटीन्स को अपटेक करते हैं। अपटेक करने के बाद उसको इंटरनलाइज करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर ब्रेक डाउन करने के बाद उन अपने सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो सेल की जो वॉल, जो आउटर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये एपिटोप्स की तरह आ जाते हैं। ये जो एपिटोपिक रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत जरूरी है, क्रूशियल है ये, कि आपका जो इम्यून सेल्स हैं जो एक्चुअल कैंसर किलिंग करते हैं, वो टी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। वो टी सेल्स पहचान नहीं रहे बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये जो एंटीजन जब बाहर आ जाता है, यानी कि सेल के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है, अब हम इसको मैच्योर सेल कहते हैं कि नाउ इट्स रेडी टू गो इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट। इस स्टेज पर हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं जस्ट एज ए रूटीन IV इन्फ्यूजन, जैसे कि आप DNS लेते हैं या नॉर्मल सलाइन लेते हैं, उसी फॉर्म में एक हल्का सा पिंक कलर सोल्यूशन होता है। वो इसलिए क्योंकि उसी मीडियम में वो ग्रो कर रहे थे, हम वो मीडियम भी साथ में डालते हैं, और सेल्स को जो है वो धीरे धीरे करके सेल्स जाते हैं हमारी बॉडी में, जब इंट्रावेनियसली हम इन्फ्यूज करते हैं, और फिर वो जाके सबसे पहले लिम्फ नोड्स में जाके सेटल करते हैं और अपने टारगेट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, वेयर आर द टारगेट्स। इस तरह से वो जंप स्टार्ट होता है प्रोसेस ऑफ कैंसर किलिंग। इस प्रोसेस को हम डेंड्रिटिक सेल थेरेपी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली एक इन्फ्यूजन की फॉर्म है ये, कोई इसमें ड्रग एलिमेंट नहीं है, इट्स प्योरली बायोलॉजिकल, और इसमें कोई एडवर्स वैल्यू नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन कि सेल्स जो पेशेंट के थे वही हमने यूज किए और उन्हीं को वापस दिए। सो देयर इज नथिंग दैट इज क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी। और हाँ, उसने ट्रीटमेंट्स ले रखे हैं, बहुत ज्यादा कीमो ले लेते हैं, बहुत ज्यादा रेडिएशन लेते हैं, तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है आपका। तो इम्यूनिटी आपने अपनी खुद की बिल्कुल कम कर दी, तो फिर ये सेल्स भी जाके इतना अच्छा वर्क नहीं करते।